तो प्रवाल भित्तियां होती क्या हैं, कैसी दिखती हैं, आइए इसको हम फिगर से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर होते हैं शैवाल, छोटे-छोटे से होते हैं ये सारे शैवाल। अब ये जो दीवारें जैसे आप देख पा रहे हो ये वाली, ये जो हल्का-हल्का बनी हुई है, ये गहराई बोल रहे हैं कि यहाँ ऊपरी सतह से नीचे की इनकी जो गहराई होती है। फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो बीपीएससी का है, इसकी सेकंड फेज की जो वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। और जिन फ्रेंड्स का जो फर्स्ट वैकेंसी में नहीं हो पाया, फर्स्ट फेज में नहीं हो पाया, तो सेकंड वाली वैकेंसी में इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरी जी जान लगा देना है और पूरी मेहनत से करना है तैयारी, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार श्योर हो सके और आप भी सरकारी जॉब वाले एम्प्लॉय कहलाएं। तो फ्रेंड बीपीएससी ने जो जो क्वेश्चंस पूछे थे यहाँ पर जीएस जीके के, उससे उसके हम रियल क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये रियल क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आज हम समझेंगे और साथ साथ में फिगर भी देखते जाएंगे, पिक्चर्स भी देखते जाएंगे, ताकि हमें और आसानी से समझ में आए और इसके बारे में डिटेल भी हम जानते जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको उम्मीद दिलासा दिलाता हूँ अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्योंकि इसके पहले हमें सिर्फ और सिर्फ जीएस जीके पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत क्या कहलाती है, यानी कि ऐसी कौन सी परत है वायुमंडल की जिसमें मौसम की दिशाएं यानी कि दशाएं जो आंधी तूफान बारिश बादल किसमें होते हैं, तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। यानी कि सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल, सबसे नीचे वाली जिस पर हम लोग रहते हैं, हमारे जस्ट ऊपर जो है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आंधी तूफान बादल बारिश आते रहते हैं। और आपको पता होगा समताप मंडल क्या है, तो इसमें जो तापमान होता है वो एकदम नॉर्मल होता है तापमान, और यहाँ का जो दाब भी होता है वो भी ठीक ठाक ही होता है। और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आंधी तूफान नहीं आते हैं, और इस वजह से आप जानते होंगे कि जो वायुयान होते हैं लंबी यात्रा वाले जो होते हैं वो समताप मंडल पर ही उड़ाए जाते हैं। अगला यहाँ पर देखो मध्य मंडल, तो मध्य मंडल से आप समझ ही गए होंगे, मध्य मतलब बीच का, मंडल मतलब कि यहाँ पर वायुमंडल की बात हो रही है। तो बीच में जो सबसे आता है मध्य मंडल, तो यहाँ का क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ये यहाँ पर बराबर होता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है। यानी कि उत्तरी अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य यानी कि डिजर्ट से सहारा रेगिस्तान से सागर की तरफ चलती हैं, यानी कि पानी की तरफ चलती हैं, उन पवन्स को हम क्या बोलते हैं, तो उन पवन को हम यहाँ पर बोलते हैं सिरोको। आइए इनको फिगर में देख लेते हैं कैसी होती हैं। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर में क्या है कि ये मान लो कि सहारा रेगिस्तान है, अब ये डिजर्ट है, और यहाँ से जो हवाएं हैं आप एरो देख पा रहे होंगे ये वाली, तो ये हवाएं इधर से चलती हैं, यानी कि मरुस्थल से जल की ओर चलती हैं, सागर की तरफ चलती हैं। तो यही जो हमारी हवाएं होती हैं यही क्या कहलाती हैं, सिरोको कहलाती हैं। आप समझ गए होंगे यहाँ पर फिगर देखकर। मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखो आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि धूल भरी जो आंधियां होती हैं ये चलती हैं। देखो यहाँ पर कितनी सारी ढेर सारी धूल है और ये सागर की तरफ चल रही हैं, यानी कि स्थल से जाती हैं जल की तरफ ये पवनें जा रही होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम वहीं पर ये बात कर लें कि अब सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है, तो सहारा रेगिस्तान आप जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, यानी कि सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है दुनिया का, वो कौन है, यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है सहारा रेगिस्तान का, तो ये क्षेत्रफल 3.5 मिलियन मील, तो यहाँ पर मिलियन मील स्क्वायर है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 3.5 मिलियन मिली स्क्वायर इसका जो एरिया है वो है सहारा रेगिस्तान का। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। यहाँ पर बोला जा रहा है वह प्रक्रिया, इसमें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाता है। अब देखो यहाँ पर मान लो कि कोई वर्षा की बूंद है, या समझ लो कि आप जलवाष्प है, भाप है, और वो भाप क्या करेगी, सीधे बर्फ में बदल जाएगी, यानी कि भाप से पानी नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जलवाष्प से सीधे बर्फ में बदलना प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन, और अगर ये पूछ लिया जाए कि बर्फ से सीधे जलवाष्प में बनना, तो भी ये ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, यानी कि सब्लिमेशन इसको हम कहते हैं। अब देखो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लो कि ये पानी है
और ये पानी है इसको अगर हम थोड़ा-सा गरम कर दें, तो गरम करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर देखो भाप-भाप सा बन जाएगा और ये भाप-भाप सा बन जाएगा तो अभी देखो लिक्विड था। लेकिन हम ये कह दें कि अगर यहाँ पर ये बर्फ़ है, बर्फ़ थोड़ी देर के मान लो कि अगर कोई कपूर है और यहाँ पर रखा हुआ है, अब ये थोड़ी देर बाद क्या होगा ये लिक्विड में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये वाष्प जैसा चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट उड़ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी जो पदार्थ है, वो पदार्थ ठोस हो और ठोस से वो डायरेक्ट बन जाए यहाँ पर क्या गैस या फिर गैस कोई है वो डायरेक्ट यहाँ पर ठोस में आ जाए, लिक्विड ना बने तो इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का ये थोड़ा-सा मैं इसको छोटा कर दिया है मैंने क्योंकि पूरा आ नहीं पा रहा था। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है यानी कि कोई जीव है उसका जो पोषण का स्तर है वो क्या हमें बताता है, इस बारे में हमें क्या जानकारी प्रदान करता है। तो देखो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला यानी कि जो फूड चेन होती है या फूड वेब में इसकी स्थिति होता है। अब कैसी स्थिति होता है इसको फिगर से हम समझते हैं, समझ लेते हैं। पहले इसको देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, फिगर में देखो हम समझाते हैं। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है। अब देखो जैसे यहाँ पर घास है, अब घास को किसने खाया, घास को खाया मान लो किसी कीड़े ने, तो घास को खाया कीड़े ने। अब कीड़ा देखो ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया दूसरा वाला। अब कीड़े को किसने खाया, मेढक ने खाया, तो अगली एक श्रृंखला बन रही है। और मेढक को किसने खा लिया, सांप ने, और सांप को भी देखो खा लिया किसी चील ने, गिद्ध ने। अब देखो इसके बाद इस गिद्ध को जब ये मरेगा तो भी इसको कौन खाएंगे, बैक्टीरिया ये वगैरह जो वायरस होते हैं ये सारे के सारे इसको खा जाएंगे। तो एक पूरी फूड श्रृंखला बन करके आ गई है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है, इसको छोटा किया है क्योंकि पूरा आ नहीं पा रहा था। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो लैपीज होता है उस लैपीज के बारे में सबसे अच्छा कौन बताता है। तो आपको याद रखना है, एक लैपीज एक वर्ड होता है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए आपको लैपीज क्या होता है, तो अभी हम फिगर में दिखाएंगे भी। तो देखो यहाँ पर लैपीज इसको हम कहते हैं तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित जो सतह बनी होती है उसको हम बोलते हैं लैपेज। ठीक है, अब इस लैपेज को अगर हम फिगर में देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखो ये होता है लैपेज। अगर मान लो कोई कोई पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, अब देखो इसके जो ये वाले होते हैं, ये जो कोने निकले होते हैं, ये वाले बाहरी वाले, जैसे देखो ये इनको हम क्या बोलते हैं, लैपीज बोलते हैं। और इसका नीचे वाले जो ये होते हैं, निचले वाले पार्ट खाली वाले जो स्थान होते हैं उसको हम बोलते हैं रैप्चर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और देखो इसके ऊपर का अगर इसका आकार ऐसा बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं पिनैकल। ठीक है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो जिसके जो ऊपर वाले होते हैं इससे इसको हम बोलते हैं लैपिस। तो यही होती है जो अनियमित सतह होती है, उबड़-खाबड़ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है, यानी कि जो प्रवाल भित्तियां होती हैं उनके लिए ठीक-ठाक जो गहराई है वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो गहराई होगी इसकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आज का 200 फीट से 300 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो प्रवाल भित्तियां होती क्या हैं, कैसी दिखती हैं, आइए इसको हम फिगर से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर होते हैं शैवाल, छोटे-छोटे से होते हैं ये सारे शैवाल। अब ये जो दीवारें जैसे आप देख पा रहे हो, ये वाली ये जो हल्का-हल्का बनी हुई है, ये गहराई बोल रहे हैं कि यहाँ ऊपरी सतह से नीचे की इनकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है। तो 200 फीट से 300 फीट होती है लगभग, आप ऐसे समझ जाना। ठीक है, अब देखो ये जो भित्तियां होती हैं शैवाल भित्तियां, इन्हीं को हम बोलते हैं, ये जो आप जितनी सारी देख पा रहे होंगे प्रवाल भित्तियां होती हैं। अब देखो अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कितना होता है, तो इनका टेम्परेचर है वो होता है, ये होता है यहाँ पर जो टेम्परेचर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये होता है 20 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री तक होता है, यानी कि जितना हम लोगों के लिए चाहिए होता है इंसानों के लिए लगभग उतना ही इसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर भी इनका नॉर्मल होता है। अब अगर हम आगे बात कर लें यहीं पर कि यहाँ पर ये बनी किसकी होती हैं दीवारों की, क्योंकि इस बार पूछ लिया गया है गहराई, हो सकता है अगली बार और कठिन बना दे तो ये पूछ ले बीपीएससी कि जो शैवाल भित्तियां होती हैं बनी किसकी होती हैं। तो ये बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो शैवाल होते हैं उनके द्वारा छोड़े गया जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे दीवारें यहाँ पर बनी होती हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट नंबर, संसाधन का क्या अर्थ है, यानी कि जो संसाधन है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमको ये बताना है। तो देखो पर्यावरण के प्राकृतिक स्रोत ये भी है यहाँ पर, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन में या हमारी लाइफ के लिए सरल बनाते हैं हमारी लाइफ को, जो हमारी नीड्स होती हैं वो सारे संसाधन कहलाते हैं। तो पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व जो होते हैं जैसे पानी जल हो गया, इनका हम यूज करते हैं, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला बोला जा रहा है धन और वित्तीय संपत्ति जो है ये भी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए जो संपत्ति है, वित्तीय संपत्ति है, वो भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे 1 और 2 दोनों ऑप्शन। तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 से अधिक सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आज का। अब देखो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो संसाधन का मतलब ही है यहाँ पर कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वही हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन कोई भी हो सकते हैं, प्राकृतिक है तो प्रकृति की बात वहाँ पर हो रही है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि जो शीतोष्ण घास के मैदान है उस मैदान की जलवायु जो है, क्लाइमेट है वहाँ का, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन करता है। तो देखो शीतोष्ण और आर्द्र, तो यहाँ पर ये भी नहीं करता है। अगला है ठंडा और अर्ध शुष्क, ये भी नहीं करता है। हल्का और आर्द्र, तो ये भी नहीं करता है। तो हम यहाँ पर अगले ऑप्शन में कहेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो इसको समझते हैं यहाँ पर कि शीतोष्ण घास मैदान की बात हो रही है, तो ये होता क्या है रियल में, इसको हम फिगर से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये है हमारा घास का मैदान। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर नदी है, नदी से दूर पेड़ पौधे कुछ होते हैं, और उसके बाद जो होता है ये घास का पूरा जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, यहाँ पर घास के मैदान ही कई किलोमीटर तक फैले हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो जैसे आप देख पा रहे होंगे हिरन वगैरह हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कई सारे जानवर होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, उनके बीच में कहीं पर छिप करके बाघ शेर वगैरह भी आ जाते हैं इनका शिकार करने के लिए। तो दूर दूर तक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे घास का मैदान है, तो इसी को हम बोलते हैं घास का मैदान। यानी कि पंपास के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, तो ये पंपास जो घास का मैदान है यहाँ पर सबसे बड़ा मैदान है, आपने नाम सुना होगा। तो पंपास का जो घास का मैदान है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है अर्जेंटीना तक, आप समझ गए होंगे, अर्जेंटीना तक और ब्राज़ील तक फैला हुआ है। यानी कि ये देश है जहाँ-जहाँ ये फैला हुआ है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे तक ये फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पंपास जो है घास का मैदान है। तो आप फिगर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये घास का मैदान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा, पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुए हैं, तो ये कौन से काल में शुरू हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुरासिक काल से इनकी शुरुआत हुई है, पौधों का फैलाव और जो प्रवास है। ठीक है, फूल वाले पौधों की यहाँ पर बात हो पा रही होगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो फूल वाले जो पौधों की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये कब से शुरू हुआ, तो ये जुरासिक काल जो है तब से इनकी शुरुआत हो गई है। यानी कि जो परागकोण है, परागकोश है इनके, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर रंग बिरंगे जो फूल पौधे हैं इनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत है, यानी कि आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खनिज जो है वो हमारा राइट हो। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आपको जरूरी ये है कि आप ये समझ पाए कि गैर नवीनी और नवीनीकरण होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखो जो गैर नवीनीकरण होते हैं उनका मतलब होता है कि जिनको हम केवल और केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार उपयोग कर लें, दोबारा उपयोग ना कर पाए, वो होते हैं गैर नवीनीकरण। अब उनमें से एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल होते हैं उनका कोयला भी होता है, और क्या हो सकता है प्राकृतिक गैस हो सकता है। ठीक है, और कोई तेल हो सकता है, जैसे डीजल पेट्रोल एक बार आपने जला दिया तो दोबारा आप उसको नहीं ला सकते हैं। जैसे कोयला, कोयला अगर एक बार जल गया तो दोबारा राख बन जाएगा, राख से आप कोयला नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है गैर नवीनीकरण है, क्योंकि एक ही बार यूज होते हैं। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पर नवीनीकरण की, तो देखो नवीनीकरण में क्या होता है फ्रेंड्स कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, अगर आपको गैर नवीनी आ गया तो नवीनी आप आसानी से समझ जाएंगे। नवीनी का मतलब होता है जिसको बार बार हम वहां पर यूज कर सकते हैं। अब बार बार यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई बहता हुआ पानी है, ठीक है, उसको आप फिर से ले आओ वही वाला पानी, तो बहता पानी जो है ये
नवीनीकरण का स्रोत है। और क्या है, जैसे पवन ऊर्जा आप जानते होंगे, पवन चक्की जो चलती है पवन ऊर्जा लगा होता है, तो पवन ऊर्जा भी है। और इसके साथ-साथ यहाँ पर सौर ऊर्जा का भी यूज़ होता है, तो ये भी क्या है हमारा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? गैर नवीनीकरण नहीं, नवीनीकरण स्रोत है। कौन? बहता हुआ पानी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे गैर नवीनीकरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें देखो बोला जा रहा है विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि किस महाद्वीप में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर यूरोप भी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है और दक्षिण अमेरिका भी नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक से अधिक की बात तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि कोई नहीं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें कि चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है चीन में, ठीक है, चावल का उत्पादन। और अगर हम बात करें लगभग कितना होता है, तो वहाँ पर देखो जो बोया जाता है जो चावल है, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर 90% से ज़्यादा जो है वो सिंचाई के साधन है, यानी कि 90% से ज़्यादा वहाँ जो ऐसे खेत हैं जो कि सिंचाई में उनका पानी आसानी से सिंचाई के लिए पहुँच जाता है। और उत्पादन की अगर हम बात कर लें, तो उत्पादन में लगभग कितना उत्पादन है, तो ये 200 आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो 200, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, 200 मिलियन, आप समझ गए होंगे, 200 मिलियन टन जो है, ये इससे भी ज़्यादा उत्पादन करता है। चाइना जो है वो अकेले उत्पादन करता है 200 मिलियन से भी 200 मिलियन टन से भी ज़्यादा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कितना ज़्यादा उत्पादन करता है। अब आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको ये चीज जरूर याद रखना है कि जो निर्यातक है, आयातक है या उत्पादक है, इन सारी कंट्रीज के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का करती है। खासकर उन चीजों को पढ़ लेना है जो कि आसपास जिनकी कनेक्टिविटी जो है भारत से बनी रहती है, तो ऐसी कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो पूछा गया है कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। निर्यातक का मतलब कि एक्सपोर्ट करने वाला, जो बाहर भेजता है गेहूं को, वो कौन सा है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात कर ले रूस ने कितना टन निर्यात करा है, अभी इस साल की अगर हम बात करें तो उसने करा है 4.6 करोड़ टन जो है वो निर्यात करा है गेहूं। वहीं अगर हम बात कर लें कि भारत में स्थान क्या है निर्यात का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 8वां स्थान आता है हमारे भारत का, जो कि निर्यात करने में गेहूं के मामले में पाया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नदी मुहाना पारतंत्र क्या कहलाता है। तो नदी मुहाना जो पारतंत्र है वो कहलाता है यहाँ पर लोटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अब देखो नदी मुहाना की बात हो रही है, तो नदी मुहाना होता क्या है, इसको देखो फिगर के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मुहाना वो होता है, जैसे मान लो कि कोई छोटी नदी है, ये वाली मान लो नदी है, और ये कोई बड़ी वाली नदी है, तो ये नदी जो है ये छोटे वाली बड़ी वाली नदी में मिल जाती है, तो जिस जगह से मिलती है ये पूरा जो एरिया होता है इसका, ये कहलाता है इसका मुहाना, यानी कि जहां पर मिलती है नदी वो कहलाता है इसका मुहाना, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कई सारी मिट्टी जैसे दिख रही है, तो यही क्या बनाते हैं, हमको डेल्टा बनाते हैं। ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी गाद जो बहा करके लाती है नदी, वो इसको यहीं पर छोड़ देती है अपने मुहाने पर, ये पूरा का पूरा कहलाता है मुहाना। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को, ये आपसे कंप्लेन है मेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है। तो औद्योगिकरण की जो विशेषता है वो है शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। अब देखो इसमें क्या है कि शारीरिक श्रम, जैसे मान लो हम मेहनत करते थे, फिजिकल मेहनत करते थे, तो अब वो चेंज होकर के मशीनीकरण हो गया है, यानी कि मशीन से हो रहा है। जैसे मान लो हमें पहले खुदाई करनी होती थी जमीन पे, तो खुदाई करने के लिए क्या है कि फावड़ा से हम लगे रहते थे, जो लेबर हैं वो लगे रहते थे, तो यहाँ पर वो शारीरिक श्रम करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि शारीरिक श्रम, उन्हें खुदाई अगर करनी है काफ़ी मात्रा में, तो इन्हें खोदना नहीं पड़ता। अब कौन आ गया है, मशीन आ गई है, तो पोकलैंड वगैरह जेसीबी आ गई हैं, तो उनसे खुदाई हो सकता है। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है, औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता यही हो गई है कि शारीरिक श्रम के बजाय हमें क्या करना पड़ रहा है, मशीनीकरण का उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक जो वहाँ पर रोजगार था वो धीरे धीरे करके अब कम हो रहा है, क्योंकि 100 आदमियों का काम एक मशीन अकेले ही कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो कम होते जा रहे हैं।
अब आगे देखते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो जो मानव विकास की जो अवधारणा है उसको फेमस किसने बनाया था, लोकप्रिय किसने करा था, तो ये करा था अमर्त्य सेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अब फ्रेंड्स अगर वहीं पर हम बात कर लें यहाँ पर कि मानव विकास की अवधारणा है इसको पेश किसने किया था, तो देखो मानव विकास की जो अवधारणा है उसको पेश किया था यहाँ पर डॉक्टर महबूब, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डॉक्टर महबूब उल हक, ये थोड़ा-सा नाम ऐसा है, डॉक्टर महबूब उल हक हैं और उन्होंने पेश करा था। ये हैं कौन? ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1990 में ये अवधारणा पेश करी थी, किसकी? मानव विकास की, ठीक है? तो कई बार हो सकता है कि इनका नाम भी आ जाए, तो आपको देखे ही रहना है। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो हैं 1990 में, ये जो कि पाकिस्तान के हैं, इन्होंने अर्थशास्त्री भी हैं, तो इन्होंने क्या करा था, इसकी मानव विकास की अवधारणा को पेश करा था, ठीक है? अब अगर लोकप्रिय की बात हो रही है तो आपको अमर्त्य सेन लगाना है टिक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर सतत विकास की परिभाषा क्या है ये हमें बताना है। तो देखो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित बनाए रखना, संतुलित करना, ये हमारा सतत विकास कहलाता है। अब देखो अगर हम इसके नाम से ही देखें तो सतत, और सतत का मतलब होता है वहां पर साथ साथ। अब साथ साथ विकास किसका हो, कि पर्यावरण का भी विकास हो रहा हो और जो इंसान है यहाँ पर उनका भी विकास हो रहा हो, तो साथ साथ विकास हो रहा हो, पर्यावरण का भी और आर्थिक लोगों का विकास भी हो रहा हो, तो इसी को हम कहते हैं सतत विकास, ठीक है। अब देखो केवल औद्योगिकरण में तकनीकी में प्रगति हो जाना सतत विकास नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ हमें ये भी जरूरी है कि जो हमारा पर्यावरण है, कंजर्वेशन है, वो भी हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, उस पर भी हमें उस पर काम करना होगा। तो दोनों को एक साथ लेकर हमें चलना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर देखो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है। तो देखो शहर और गांव जो हैं उनको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आबादी का आकार ही देखना। देखो आबादी का अर्थ, तो देखो आकार जो होता है यहाँ पर ये होता है कुल मिलाकर जनसंख्या घनत्व देखा जाता है, तो यहाँ पर आबादी का आकार नहीं दिया है। अब गतिविधि सिर्फ एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक्टिविटी तो देखो गांव में भी होती है, शहर में भी होती है, बस ये है कि उसके पैमाने बदल जाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी भी ज़्यादा सुटेबल आंसर नहीं है। और अगर हम आय की बात करें यहाँ पर, तो आय दोनों में भी होती है, यहाँ पर इसमें भी आय होती है, गांव में भी होती है और शहर में भी होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात कहेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें परिभाषित करने की अगर बात आ रही है तो यहाँ पर आता है जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पर मेन जो बात हो जाएगी वो हो जाएगी जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो बीपीएससी ने दिया था वो दिया था गतिविधि ने। तो यहाँ पर एक्टिविटी जो है इसका राइट आंसर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका एक्टिविटी राइट आंसर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बताना बिल्कुल भी मत भूलें। उम्मीद करते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को भागों को आच्छादित करता है, यानी कि किन दो राज्यों को ढक कर रखता है बुंदेलखंड का जो पठार है, तो यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इन दो राज्यों को ढक कर रखता है बुंदेलखंड का पठार। अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए कि बुंदेल का जो पठार है वो है क्या आखिर। अब देखो यहाँ पर फिगर से देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप एरिया देख पा रहे होंगे ये है का पठार। अब ये पठार क्या है कि पहाड़ है यहाँ पर। अब ये किसको किसको ढकता है, तो ये देखो कुछ हिस्सा जो है ये हमारा है एमपी का, मध्य प्रदेश का हिस्सा है ये वाला, तो मध्य प्रदेश को भी ढकता है। और ये वाला जो आप एरिया देख पा रहे होंगे इधर वाला, ये है उत्तर प्रदेश। तो हम कहेंगे बुंदेलखंड का जो पठार है वो दोनों राज्यों को ढकता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी आता है और मध्य प्रदेश भी आता है। इस वजह से हमारा जो राइट आंसर था ये था, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राइट था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्रेंड्स आज का, कृषि योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है। तो यहाँ पर जो कृषि जलवायु देखी जाती है, वहां पर कृषि के लिए जो जलवायु है उसमें क्या क्या चीजें देखती हैं, तो यहाँ पर ये देखा जाता है वर्षा, कि वहां पर वर्षा कितनी हो रही है, और वहां का जो टेम्परेचर है ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत कम हो। और क्या देखा जाता है, फसल क्षेत्र। फसल क्षेत्र का मतलब कि वहाँ का एरिया क्या है, ढलानदार है या कैसा है, तो इसके बारे में भी देखा जाता है। तो अगर कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे तो तीनों चीजें देखी जाती हैं, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आज का हमारा,
बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में तृतीयक, यानी कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ ऐसे करके, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो इसमें क्रियाकलाप में कौन शामिल है? तीसरे सेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान करना, तो ये हो जाएगा तृतीयक सेक्टर। तो देखो प्राथमिक सेक्टर जो होता है हमारा, तो प्राथमिक सेक्टर में आता है कृषि, तो कृषि में ये भी आता है जैसे खेती किसानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सारा का सारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको साफ नहीं दिखा होगा, लेकिन इसके लिए माफी चाहता हूँ। प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? कृषि, खेती किसानी या हम पशुपालन करते हैं, तो ये भी प्राथमिक क्या आता है। द्वितीयक में क्या आता है? द्वितीयक में आता है जहां पर कोई भी चीज का उत्पादन नहीं होता है, उत्पादित चीजों को ले जाकर उनसे नए चीजों का निर्माण होता है। जैसे आप मान लो कि फैक्ट्री होती है, जैसे मान लो कि गेहूं वगैरह होता है, इससे ले जाकर फैक्ट्रियों में ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? फैक्ट्री जो है वो हो जाएगा द्वितीयक सेक्टर, ठीक है। और अगर हम तृतीयक की बात करें, जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा जब बन करके कोई चीज तैयार हो जाती है, जैसे मान लो ब्रेड बना, तो ब्रेड बनने के बाद हमें खाने के लिए मिल रहा है, तो हम उसको खा रहे हैं, तो हम क्या हो गए? तृतीयक सेक्टर हो गए। तृतीयक सेक्टर में क्या होता है? इसमें और भी चीजें आती है, जैसे सेवा संस्थान आते हैं बड़े बड़े, जैसे कि होटल्स वगैरह हो गए, ये हमारी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करने वाले भी क्या कहलाते हैं? तृतीयक सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, तो प्राथमिक में क्या हो जाएगा? पशुपालन वगैरह हो जाएंगे, द्वितीयक में फैक्ट्री जहां उत्पादन होता है, और तृतीयक मतलब कि उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला जा रहा है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला जा रहा है, सेंटेंस में बोला जा रहा है कि उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, यानी कि किस टाइप की गांव वाली जो बस्तियां हैं पाई जाती हैं, कहां पर? जहां पर कृषि उत्पादन ठीक ठाक होता है, तो वहां पर देखो सघन घरों के साथ गांव भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि उत्पादन ज्यादा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वहां पर रहने की कोशिश करते हैं, और एक कम ही एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी ज्यादा हो जाता है, तो सघन घर होते हैं, यानी कि पास पास बने होते हैं, और एक साथ पूरा का पूरा गांव होता है। लेकिन कहाँ होता है? जहां पर उपजाऊ कृषि लायक होती है, वहां की बात हो रही है। फ्रेंड्स, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कि कृषि मंत्री कौन है बिहार की, अगर हम बात करें तो बिहार की कृषि मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और देखते हैं कितने लोगों का सही क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला जा रहा है भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, यानी कि भीड़ भाड़ जहाँ होगी वहां शहर की बस्तियों में क्या हो सकते हैं? तो सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, तो ये भी गलत है, क्योंकि वहां पर सार्वजनिक जो सेवाएं है वहां पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे बैंक सेक्टर है, तो वहां पर भीड़ ज्यादा लगेगी, लोग ज्यादा हैं। जीवन की उन्नत गुणवत्ता, तो जीवन की अच्छी से अच्छी गुणवत्ता मिले हम जरूरी नहीं, क्योंकि हवा भी अच्छी नहीं मिलेगी, खाने वाने की चीजें तो अच्छी मिलेगी शहरों में, लेकिन हवा की गुणवत्ता नहीं मिलेगी, तो इस वजह से ये भी गलत है। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि बहुत अच्छे बनाए गए हो कि जो कूड़ा कचरा है उसको सही जगह पर फेंका जाए, तो ये भी गलत है, क्योंकि हर जगह ऐसा कर पाना संभव नहीं है, ये 100% नहीं हो पाएगा। अगला है उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो आप समझ गए होंगे जब तीन नहीं सही है तो डी तो सही नहीं होगा, तो मैं अगला ऑप्शन दिखा देता हूं, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ई नंबर दिया है, यानी कि ई नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो अब आप उसके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार फिर क्या होगा, तो देखो इसका आंसर में क्या है कि भीड़ भाड़ के कारण पूछा जा रहा है कि जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाती है शहरों में, तो वहां पर क्या क्या चीजें नुकसानदायक हो सकती हैं, क्या क्या उसके लिए नुकसान हार्मफुल चीजें हो सकती हैं। तो देखो पहली बात तो क्या होगा, वहां पर प्रदूषण ज्यादा होगा, तो वहां की जो हवा होगी वो कैसी हो जाएगी? खराब हवा हो जाएगी, यानी कि दूषित हो जाएगी। और पानी की जो मात्रा है वो अपर्याप्त रहेगी, क्योंकि हर घर में समरसेबल होगा, और इस वजह से पानी का जो स्तर है नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर पानी अपर्याप्त रहेगा, ठीक है। कहाँ पर? शहरों की बात हो रही है। और आगे हम बात करें कि उच्च ऊर्जा खपत भी होगी। उच्च ऊर्जा खपत कैसे हो जाएगी? क्योंकि हर किसी को लाइट चाहिए, एसी चाहिए, सबको चलाना है, तो वहां पर यूज ज्यादा हो रहा है ऊर्जा का, एनर्जी का, तो उच्च ऊर्जा खपत भी हो जाएगी। और क्या है? अपशिष्ट निपटान की अगर हम बात करें, तो कूड़े कचरे के निपटान के लिए क्या है कि वहां पर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ इधर उधर पड़े रहते हैं, हर जगह जरूरी नहीं कि डिब्बा रखा हो वहीं पर हम फेंक रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं रास्ते में ही कुछ ना कुछ कचरा फेंक देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि इसके भी निपटान नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी खामियां होती हैं, तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है, जबकि इनमें से जो मैंने बताई कोई भी यहाँ पर नहीं दिया है, तो वो जो मैंने बताई वो होनी चाहिए थी, तो उसका राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुंदरवन।
आप सब जानते हैं यहाँ पर कि सुंदरबन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का जो डेल्टा है, ठीक है? ये किन 2 नदियों के मिलने से बनता है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से ये बनता है सुंदरबन का जो डेल्टा होता है। अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स यहाँ पर अदर ऑप्शन जो दिए हैं गिरिवन, तो गिरिवन कहाँ पर पड़ता है? तो गिरिवन पड़ता है यहाँ पर फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ। गिरिवन जो है हमारा ये पड़ता है गुजरात में, तो इसको आप कहेंगे ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है? और अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि कान्हा टाइगर रिज़र्व जो है वो कहाँ पर पड़ता है? तो कान्हा टाइगर रिज़र्व जो है वो पड़ता है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स एक जिला है बालाघाट, जी जो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से देख रहे होंगे वो जानते भी होंगे, बालाघाट जो एक जिला है एमपी का, वहाँ पर पड़ता है कान्हा टाइगर रिज़र्व। तो फ्रेंड्स अगर एमपी की बात हो रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किसका सही जवाब आता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का 75 इस हिसाब से देखें तो आगे देखो, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही, यानी कि हमें काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, इसके बारे में काराकोरम के बारे में कौन कौन से पॉइंट सही हैं ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है विश्व की दूसरी सबसे छोटी पर्वत है केटू, इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, ये बात भी सही है। अगला है यह पश्चिम में पामीर नॉर्थ से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है, तो ये बात भी एकदम सही बोली जा रही है। अगर अदर ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पर तो बोला जा रहा है सबसे लंबा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन जो कि काराकोरम में है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि ABC सही है, तो हम कहेंगे उपरयुक्त में से एक से ज्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है? यहाँ पर हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जिससे कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है, यानी कि जो प्रजनन है वो भी कम हो रहा है और मृत्यु दर है वो भी इसमें शामिल है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 76 का हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, यानी कि पंजाब जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें यहाँ पर पंजाब की बात हो रही है, तो पंजाब की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो ये है यहाँ पर चंडीगढ़, ठीक है? आप जानते होंगे कि चंडीगढ़ जो है यहाँ की राजधानी है। और अगर हम बात कर लें कि चंडीगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं तो वो कौन है? तो ये है फ्रेंड्स भगवंत मान सिंह, ठीक है? आप जानते होंगे भगवंत मान सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, तो यहाँ पर भगवंत मान सिंह हो जाएंगे इसके सीएम। और अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स पहला ऑप्शन जो कि असम है, तो असम की जो कैपिटल है वो क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि असम की राजधानी क्या है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं असम के वो हैं हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है? अगर हम हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में देखो, हरियाणा की जो राजधानी है वो है क्या? चंडीगढ़। और अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर लें, सीएम की बात कर लें, तो यहाँ के जो सीएम है फ्रेंड्स ये हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है? आप जानते भी होंगे मनोहर लाल खट्टर हैं यहाँ के जो सीएम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का 77 नंबर बोला जा रहा है विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो बोला जा रहा है 5 जून, तो 5 जून को भी नहीं मनाया जाता, 3 दिसंबर को भी नहीं मनाया जाता, 16 सितंबर को भी नहीं मनाया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ई राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पर तो देखो इनमें कुछ चीजें बताई गई हैं। 15 जून को 5 जून को अगर ये नहीं मनाया जाता तो फिर मनाया क्या जाता है? तो 5 जून को फ्रेंड्स मनाया जाता है यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है? आप समझ जाएंगे। और 3 दिसंबर को फ्रेंड्स क्या मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, विकलांग दिवस मनाया जाता है। और अगर 16 सितंबर की बात कर लें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, ठीक है? मैं इसको डायरेक्ट यही लिख देता हूँ ओजोन दिवस, तो आप समझेंगे पूरा यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। देखो फ्रेंड्स इसमें बोला जा रहा है शहरी पर्यावरण का निम्नलिखित मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? यानी कि शहरी जो पर्यावरण है वो किसके द्वारा होता है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि ऊष्मा जो है वो अवशोषित कर लेता है, इस वजह से गर्मी बढ़ जाती है, तो ये होता है। और वाहन उत्सर्जन, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो व्हीकल चलते हैं, वाहन चलते हैं शहरों में
ज़्यादा होते हैं और इस वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण है वो ज़्यादा फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ मैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा, बोला जा रहा है इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है, यानी कि कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र है, किस डिग्री तक हमें रहने लायक है, यानी कि टेम्परेचर वहां का ठीक ठाक मिलेगा। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स बोला जा रहा है, इसमें कहेंगे 80 डिग्री अक्षांश तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो राइट हो जाएगा। अब देखो ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, इसके बारे में हम इसको फिगर से समझते हैं और बेहतर तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये फिगर है इसका, यहाँ पर देखो उत्तरी ध्रुव है और इसका ये है दक्षिणी ध्रुव। अब इसको थोड़ा बीच से काट कर दिखाया गया है, काट कर मतलब समझाने के लिए 3D में दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पर ये विषुवत रेखा होती है जो 0 डिग्री होती है। अब बोला जा रहा है कितने से डिग्री में, तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच में हम रह रहे हैं अगर 90 से पहले, ठीक है, यहाँ तक 80 डिग्री तक अगर हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये काफी ठीक ठाक होता है। इसमें रह सकते हैं हम लोग, बहुत नीचे नहीं जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती इसमें, तो इस वजह से ये जो है रहने लायक है। अब देखो उत्तर की तरफ होता है तो ये उत्तरी गोलार्ध कह जाता है, और नीचे की तरफ जो होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये विषुवत रेखा होती है जो कि बीचों बीच से जाती है यहाँ पर। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा, बोला जा रहा है विश्व में भूमि कितने भाग पर खेती की जाती है, यानी कि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती करी जाती है, यानी कि अगर हम कहते हैं ये पूरी अर्थ है हमारी, तो कितने परसेंट जो हिस्सा है उसका उस पर खेती करी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 10। अब देखो 10% जो खेती होती है उसी पर खेती लायक भूमि होती है जो 10% होती है। जैसे मान लो कि ये पूरी हमारी अर्थ है, तो इस पर इतना जो एरिया होगा लगभग 10% वो होता है खेती करने लायक। आप समझ सकते हैं इसी खेती के भरोसे पूरी दुनिया चल रही है जिस पर हम लोग अनाज उगाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज का कंटेंट, आज की वीडियो, आज का प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पसंद आया है, आपको समझ आया है, आपको सच में लगा है कि कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो अगर नई है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको हमने कई सारी चीज़ें समझाई हैं जिसमें हमने फिगर भी दिखाए हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको बेहतर तरीके से कंटेंट दें और समझाते चलें। अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन जो हैं आपके तैयार हुए होंगे इससे पढ़ के। तो आगे ऐसे नेक्स्ट पार्ट भी हमारे आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।